हम लोग पुलिस भर्ती 2022 के लिए जो फिजिक्स का अध्याय शुरू किए हैं। आज इस अध्याय का नाम है विद्युत धारा या विद्युत चुंबकत्व, यानी कि ये विद्युत का चैप्टर है। आपको अच्छे से पता होगा कि रेडियो विभाग की वैकेंसी है और इसके लिए तरंग, प्रकाश या विद्युत, ये जो तमाम चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? तो अभी इसके पहले हम लोग तरंग वाला चैप्टर पढ़े थे। अभी इसके पहले क्या था कि तरंग वाला चैप्टर पढ़े थे, जिसमें हम बताए थे कि तरंगें दो प्रकार की थी, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंगों को तो हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़े थे, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ को। उसके बाद क्या हुआ कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनको हम रोक दिए थे। रीजन उसका यह था कि ये जो है ना आपका, जब हम लोग विद्युत पढ़ लेंगे, वैद्युत वाला चैप्टर जब पूरे तरीके से पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद इसी में शामिल करके पढ़ा दिया जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, तब उसका जो कंटेंट है इससे जो जुड़ा हुआ है आकर के यहाँ पर पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? आइए पहले हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए, बात कर रहे हैं विद्युत का। एक जानते हैं क्या है जो लेवल है ना, जनरली आप मैथ से और फिजिक्स से कम इंटरमीडिएट किए हैं। जो वैकेंसी निकली है इसका मतलब कम से कम आप फिजिक्स से इंटरमीडिएट किए हैं। तो यहां पर बेसिक नॉलेज, एकदम लोअर टाइप के नॉलेज तो नहीं आपको जरूरत पड़ेगी। लगभग जैसे ये आवेश है ना, कि आवेश होता क्या है। अब आवेश की परिभाषा तो आपको पढ़ना, इतना भी टाइम नहीं कि आप आवेश की परिभाषा पढ़ें, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आवेश है क्या। यह एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ये लगभग सबको पता है आवेश। अब इसमें क्या है जानते हैं? आवेश पढ़ेंगे आप, आवेश के बाद आपका विभवांतर है, विभवांतर के बाद आपका धारा है, वैद्युत धारा जिसको हम कहते हैं। फिर आपका ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता है। यही तमाम चीज जो है ना, कुछ राशियां ऐसी हैं, इनको बढ़िया से पढ़ा जाएगा। और प्लस जानते हैं जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे, मापन और मात्रक, अदिश राशियां, सदिश राशियां। तो ये फिजिक्स के जितने भी अध्याय सिलेबस में हैं, हर सिलेबस मतलब हर चैप्टर के अध्याय में जो भी राशियां आती हैं, आपको उन सभी राशियों की मात्रक पता होनी चाहिए, और वो राशियां अदिश हैं कि सदिश हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, पर ये अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, विभवांतर हो गया अदिश राशि है, प्रतिरोध अदिश राशि है। समझ रहे हैं? सिर्फ आपको ये विद्युत क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। इस चैप्टर में जितनी भी राशियां हैं, वैद्युत क्षेत्र को छोड़ दिया जाए। समझ रहे हैं भाई? एक बल था, बल तो सबको पता है कि बल सदिश राशि है। जो जितने भी व से शुरू होते हैं, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, वेग हो, आपका बल है, विद्युत धारा घनत्व है, जो भी व से शुरू होते हैं, सब लगभग क्या है? सदिश राशियां। ये पहले चैप्टर में हम बखूबी बता चुके हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह भी कैसी राशि है? सदिश है। अब इसको हटा दिया जाए तो विद्युत धारा, विभवांतर, आवेश, यह सब कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। सदिश का मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी, सदिश का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटी। समझ रहे हैं? आवेश भाई जनरली देखिए दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? एक धन आवेश होता है और दूसरा कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। अब ये चैप्टर देखिए क्या है ना, ये चैप्टर पूरे तरीके से मॉक टेस्ट बेस है। मतलब कि इसमें आप जितना हमसे सुनेंगे, हम जो भी शब्द बोल रहे हैं, आप इन शब्दों पर ख्याल रखिए और इनको सुनिए अच्छे से, तब जाकर के आप समझते हुए चलेंगे। तो लास्ट में क्या होगा कि छन करके इस चैप्टर से, विद्युत धारा और विद्युत चुंबकत्व से जितने भी प्रश्न पड़े हैं बिखरे हुए, सब छन करके यही आपको वीडियो में पूरे के पूरे मिल जाएंगे। बाकी जो इनसे अदर कंटेंट, छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको जो बुकें बताए हैं उनको पढ़ लीजिएगा। और एक ये एसके झा की हम बोल रहे हैं आपको बार बार, ये जो एसके झा सर की बुक है साइंस वाली, वो बुक अच्छी बुक है। उसके फिजिक्स को यदि आप कंप्लीट करते हैं ना, तो उसमें और अच्छा स्कोर करेंगे आप। वह भी बुक बढ़िया बुक है। समझ रहे हैं? बात आता है कि जो ये आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश है, जैसे कि ये बिल्ली का खाल, आबनोस, ये तमाम चीजें हैं, परिभाषा से रिलेटेड है, उनको तो आप जान के कुछ करेंगे नहीं। मेन चीज जानते हैं क्या है? ये जो आवेश, एक बार आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, एक बार एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। जो दूर भेजना, पास भेजना, इन दोनों को धन आवेश और ऋण आवेश, ये दो नाम कौन व्यक्ति दिए? कौन व्यक्ति दिए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे, पढ़ चुके होंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है एक फेमस नाम है वैज्ञानिक के जरिए से देखा जाए तो। ये अपना इन आवेशों को, प्रतिकर्षण वाले को और आकर्षण वाले को,
जो ये दो टाइप के आवेश थे उनको सामान्य तौर पर यह कहते कि एक धन आवेश है, दूसरा ऋण आवेश है। अब बात आती है कि इनका आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे होता है, कब ये दोनों आपस में जुटेंगे, कब ये दोनों दूर जाएंगे। जब आप धन को ऋण के बगल में खड़ा करेंगे, समझ रहे हैं, धन चिन्ह प्लस को, जब प्लस वाला जो आवेश है धन आवेश है, इसको आप ऋण आवेश के समीप ले जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। और जब आप धन आवेश के बगल में धन आवेश रखेंगे या ऋण आवेश के बगल में ऋण आवेश रखेंगे, मतलब कि जब दो समान आवेशों को आप पास में लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, भगाएंगे, दूर भेजेंगे। ये चिपकेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। और ये जो धन आवेश हैं ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। कहने का मतलब ये है कि समान आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब ये आवेश का जो ऋण आवेश धन आवेश है, यह नामकरण कौन से वैज्ञानिक किए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन किए हैं। समझ रहे हैं आप। तो हमारा ये जो कूलाम है, आवेश का मात्रक कहां पर है, कूलाम है। ये चीज हो गया। एक नियम आप पढ़े होंगे, कूलाम का नियम, उन्हीं के हिसाब से मात्रक भाई उनके सम्मान में मात्रक दे दिया है। कूलाम का नियम जो F बराबर के Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, ये नॉर्मल है। जैसे हम कहते हैं ना बार बार कि देखिए फिजिक्स में अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और आपकी जो वर्कशॉप वाली वैकेंसी है, अगर आप उसके लिए पढ़ रहे हैं तो जब भी कोई फार्मूला छोटा मोटा आ जाता है या कोई फार्मूला दिखा है, उस फार्मूले को आप नोट में लिख लीजिए। आप प्लस जो बुकें बताए हैं ना, वहां से आपको ये फार्मूले वाले जो प्रश्न बन सकते हैं 100% उन बुकों में ना, इनके जो न्यूमेरिकल जिसको हम कह रहे हैं, आप लोगों में से तमाम लोग बार बार पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। हम कहते हैं देखिए न्यूमेरिकल बाई चांस 1 2 3 मतलब 1 2 तो न्यूमेरिकल अगर आ जाते हैं बाई चांस, तो बहुत छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, मान दिया रहेगा। बस मेन चीज जानते हैं क्या, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वहीं पर जो स्टूडेंट का जैसे सिलेक्शन होता है ना, मेन जानते हैं, एक स्टूडेंट होता है कि 2-4 नंबर से छट जाते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं कि 2-4 नंबर से छट जाते हैं और दूसरे वाले सिलेक्ट हो जाते हैं। यहीं पर मेन अंतर आता है। तमाम स्टूडेंट जो रहता है परिभाषाएं याद किए रहेंगे, मगर हो सकता है उनको फार्मूला याद ना हो, अदिश और सदिश राशि में अंतर न पता हो, बाई चांस वो घालमेल में अदिश और सदिश को मतलब डिफाइन न कर पाए, तब वहां पर वो गलतियां कर देते हैं और लास्ट में क्या होता है कि यही 2-4 नंबर से हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। आपको मेन चीज जो है ना, छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देना है। फार्मूले को हर मतलब अब तक हम जितने भी क्लास में फार्मूले बताएं, हर फार्मूले को आप याद करते चलेंगे। लास्ट में हम आपको ना इन पे सवाले लगवाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। अभी इसके बाद क्या 2 ही चैप्टर और बचा है, 2-3 चैप्टर, मात्र 2-3 चैप्टर और है। वो जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं। पहले पढ़िएगा, 3 चीज होता है, एक चालक है और दूसरा अचालक है और तीसरा जो अर्धचालक वो कहां पर है, अर्धचालक कहीं दिख रहा है, अर्धचालक देखिए ये है। 3 चीजें हैं हमारे जो वैद्युत पदार्थ हैं, जो हम किसी भी विद्युत क्षेत्र में पदार्थों का प्रयोग करते हैं, विद्युत से रिलेटेड चाहे आप कोई भी चीज बनाइए, उनमें जब हम तमाम प्रकार के पदार्थों को शामिल करते हैं तो हर पदार्थ का अलग अलग गुण होता है। पदार्थ या द्रव्य या मेटल जो भी उसको कह लीजिए, तो उनका सबका अलग अलग गुण होता है। तो उनको विद्युत के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है, आप कहेंगे 3 प्रकार से बांटा गया है। एक जिनमें आवेश बह सकता है, एक ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे होता है ना, आप अगर मार्कर से बिजली के तार को टच करेंगे तो आपको करंट नहीं मारेगी। अगर ये कुचालक है, प्लास्टिक है या तो लकड़ी है, ये अलग गुण रख रहा है, ये क्या हो गया, अचालक हो गया। अगर आप मार्कर से सूखी हुई लकड़ी से, किससे, सूखी हुई लकड़ी से या चप्पल से, जूता से, किसी भी चीज से अगर आप टच करते हैं बिजली को, तो आपके हाथ में बिजली नहीं पहुंच पाएगी। क्यों, क्योंकि यह अचालक है, इसमें आवेश का प्रवाह, विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। समझ रहे हैं। तो अब जैसे कि आपका है चालक, आप लोहे की छड़ ले लीजिए और घर में लाइन का तार को टच कर दीजिए, ऐसा काम करिएगा मत, भूल करके भी मत करिएगा कि ये तो आपका मरना तय है। ये जान लीजिएगा, विद्युत से इन सब चीजों से खिलवाड़ करने का मतलब अपनी मौत को लगाना। समझ रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भूल से किसी से अगर गलती से लोहे से या लोहे की टीन की, मतलब कोई धातु हो, कोई धातु है, उससे बाई चांस टच हो गया बिजली का तार, तो तुरंत वहां से जो आवेश चल रहा है ना, वो आवेश पहुंच जाएगा इसके हाथ में। अब
अब पहुंच जाएगा तो उसके बाद करंट क्या करेगी आपको पता है। जितनी करंट, अगर मकान वाली 420 वोल्ट वाली है तो बात अलग है, अगर कहीं 11,000 वोल्टेज वाली 33,000 वोल्टेज वाली है तो फिर तो आप जानते हैं तुरंत जल करके राख की तरह हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये चालक पदार्थ जो होते हैं, जैसे सबसे बढ़िया चालक जितने भी लोहा है, टीन है, आपका कोई भी इस्पात इस्पात कोई मतलब हो गया जो विद्युत वाला पदार्थ है, अगर उनमें देखा जाए कि सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे बढ़िया से करंट कौन मार देगा, ऐसा कौन सा पदार्थ जिसमें मतलब कि धारा बहुत तेजी से स्पीड में मतलब बहुत बढ़िया से चलती है, रुकावट नहीं आएगी, एकदम एकदम प्रवाहित होगी, बहुत अच्छे से प्रवाहित होगी, तो वो आपकी चांदी है। चांदी में विद्युत धारा बहुत ही सुगमता से बढ़िया से प्रवाहित होती है सबके मामले में, समझ रहे हैं। और आपका अचालक में जैसे आप जानते हैं लकड़ी है, लकड़ी हो गया, ये रबड़ हो गया या फाइबर हो गया या प्लास्टिक हो गया, भाई कागज है, अब कागज मोड़ करके आप बिजली के तार को छुएंगे तो थोड़ा ना आपको लाइन मारेगा कागज से। ये आपका अभ्रक, देखिए आपको मेन फोकस जानते हैं क्या करना है, प्रश्न कहां से बन सकता है, ये या तो अभ्रक से बन सकता है या शुद्ध उदासीन जल, जो वर्षा का जल शुद्ध मतलब एकदम शुद्ध जल, उसमें न नमक के गुण हो, मतलब किसी भी प्रकार का कोई बाहरी गुण ना हो, एकदम पूरे तरीके से वह उदासीन हो। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है, आप कहेंगे 7 होता है। उदासीन जल का पीएच मान, उदासीन का मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली है, अगर अशुद्धि मिल गई ना तो वो बन जाता है अर्धचालक, और जैसे अर्धचालक बना, ये अगर जल है, उदासीन जल है, आप ये अभी अचालक है, मेरी बात को समझिएगा, ये उदासीन जो शुद्ध जल है यह अभी कैसा है, अचालक है, मगर बाई चांस इसमें आप नमक डाल दिए, बाई चांस इसमें आप नमक डाल दिए या कुछ गोबर ओबर कुछ अशुद्धियां डाल दिए, तब जानते हैं वो क्या करेगा, तुरंत वह अर्धचालक बन करके करंट उसमें जाने लगेगी, और करंट जाने लगी तो फिर भाई जानते ही आप कि वो चालक बन गया। तो ये अर्धचालक क्या होते हैं, जनरली ये क्या है ना, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने वास्तविक रूप में रहेंगे ना तो उनसे करंट नहीं मारेगी, वास्तविक रूप में रहेंगे तो उनसे करंट नहीं मारेगी, मगर उनमें कुछ चीजें मिक्स करके जब मिला दी जाती हैं, उनमें कुछ चीजें जो है ना मिक्स करके अगर मिक्स कर दी जाए तो वो चालक का काम करने लगते हैं, यानी कि उसमें आवेश प्रवाहित होने लगता है। ये अच्छे से आप जानते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक जो भी है अचालक कौन कौन से हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब क्या है आपके अर्धचालक हैं, जो कि बैटरी में सामान्यतः यही प्रयोग किए जाते हैं। बैटरी में सामान्यतः ये सब मतलब कुछ आप पीएन संधि डायोड, एनपीएन संधि डायोड, एनपी संधि डायोड, ये सब डायोड पढ़े होंगे आप, जिनमें आपके डायोड में ना जर्मेनियम आर्सेनिक का बहुत ज्यादा प्रयोग था, आप जानते होंगे। वो चीजें अगर सिलेबस में होंगी तो उनको बढ़िया से पढ़ लिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका चालक हो गया, अचालक है और अर्धचालक है। इनको आप बढ़िया से एग्जाम्पल को, अधिक से अधिक एग्जाम्पल को, भाई जितना आप एग्जाम्पल पढ़े रहेंगे ना, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, रेडियो विभाग में जो भी सिलेबस आपके साइंस के 10 चैप्टर है, आज हम लोग लगभग 7वां या 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज लगभग 7वां या 8वां चैप्टर है। इसके बाद 1-2 चैप्टर जैसे उष्मागतिकी है और जल उल वाला चैप्टर है, थोड़े बहुत है, मतलब आसंजन ससंजन तमाम चीजें हैं, बर्नौली का प्रमेय है, कुछ और चीजें जो है ना उनको जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद बची कुछ जितनी अलग से चीजें रहेंगी उनको हम लोग क्या करेंगे कि प्रैक्टिस सेट में खत्म कर देंगे। 25 वीडियो जाते जाते हम आपसे बार बार बोले हैं ना कि देखिए आप 25 वीडियो कंप्लीट कर ले जाते हैं साइंस का, तो ऐसा मान लीजिए कि फिजिक्स वाले जो प्रश्न बन सकते हैं 90% लगभग आपके अगर पेपर में 15 प्रश्न आता है तो 10 से 12 ही आप कर लेंगे नोट से ही, समझ रहे हैं। फिजिक्स में ज्यादा कंटेंट नहीं है, बस आपको हर फार्मूले के, हर कॉन्सेप्ट के, चालक, अर्धचालक, अचालक, इनके एग्जाम्पल, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कूलाम ये आवेश कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है, विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश राशि है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें बचता क्या है, एक आपकी ये जो करंट है विद्युत धारा और दूसरा है विभवांतर, समझ रहे हैं। एक विद्युत धारा है, दूसरा है विभवांतर। अब तो इतना तो मतलब बेसिक से आपको विद्युत धारा का परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा अगर बताना पड़े तो आपका फिजिक्स से इंटर करना व्यर्थ है। ऐसा भी नहीं कि फिजिक्स से मांगा है, फिजिक्स के साथ मैथ भी होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये विभवांतर और विद्युत धारा की जो फार्मूले जो इसके हैं,
आवेश से रिलेटेड तो Q बराबर आई टी आपको पता है, और W बराबर वी क्यू कहिए या V बराबर W बटा के Q, ये छोटा सा फार्मूला पता है। ये जो छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये आपका जो कूलाम वाला है, ये हो गया कूलाम के नियम का। ये जो छोटे छोटे फार्मूले हैं ना, आप यदि इनको जानते रहेंगे, इनको पढ़े हैं, तो यकीन मानिए पेपर में मतलब सबसे बड़ी चीज जानते हैं, फिजिक्स जिनका मजबूत रहेगा, अगर 15 क्वेश्चन बाई चांस 15 प्रश्न आ गए, तो आप इनको 5 से 7 मिनट में पूरा का पूरा, ऑफलाइन रहेगा तो रंग देंगे, ऑनलाइन रहेगा तो टिक करके निकल जाएंगे। 5-7 मिनट में आप फिजिक्स पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, समझ रहे हैं। तो ये आपकी जो है ना टाइम बचाती है। फिजिक्स क्या है कि साइंस अगर आप पढ़े तो ये एग्जाम में आपके अच्छा खासा टाइम बचाएगा, समझ रहे मेरी बात को। फिर देखिए क्या है, ओम का नियम। ओम के नियम के बारे में सब जानते हैं, किताब दाब जो भी है उसके आधार पर ओम का जो नियम V बराबर आई आर आया फार्मूला, ये क्या है आपका V बराबर आई आर। लास्ट में इसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में बांट दिया गया है। यहां से जानते हैं प्रश्न क्या बनता है, ये जो आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है, इसके जो फार्मूले हैं, प्रतिरोध जो निकल करके आता है नियतांक के रूप में, ओम के नियम से प्रतिरोध किस में आता है, एक कांस्टेंट या नियतांक के रूप में निकल के आता है। यह प्रतिरोध हमारे विद्युत क्षेत्र में, हमारे मतलब किसी भी प्रकार के पावर हाउस में या घर में या कहीं पर भी, यह प्रतिरोध दो तरह से प्रवाहित होता है। धारा का रोकना, इसका काम क्या है, प्रतिरोध का मेन काम क्या है, धारा को रोकना, यह विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। तो यह है आपका समांतर श्रेणी और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, इसके दोनों फार्मूले हैं। हो सकता है यहां से 2-3 तो पूरा प्रतिरोध के मान दे दें, 2-3 तो दे करके एक सेतु वाला भी है, वो भी बढ़िया से पढ़ा जाएगा। हो सकता है 2-3 प्रतिरोध का नाम दे दिया, कर दिया कि ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो बताइए इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा या इनका संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको पता होगा कि श्रेणी क्रम का ये फार्मूला है। 3 तो प्रतिरोध दिया रहेगा, तीनों जोड़ देंगे। 10 तो प्रतिरोध दिया रहेगा, 10 को आप जोड़ देंगे। अगर बाई चांस श्रेणी क्रम में पूछ लिया तो श्रेणी क्रम में सबको जोड़ करके लगा देंगे। अगर मान लीजिए कह दिया कि समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तब आप क्या करेंगे, 9 ओम दे दिया, 10 ओम दे दिया, 5 ओम दे दिया, 6 ओम दे दिया। अगर कितने भी प्रतिरोध दिए हों, जनरली देखिए ना, जो आपका वन डे एग्जाम है, जो सिलेक्शन वाले एग्जाम है, उनमें ज्यादा नहीं देगा, बस आपका आपके बेसिक नॉलेज को परखा जाएगा। 2-3 तो प्रतिरोध दे देगा, कह देगा कि दोनों तीनों जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो बताइए इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जैसे दे दिया, मान लीजिए कि आपका दे दिया कि 3 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। 3 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो बताइए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब समांतर क्रम देगा तब आप जानते हैं कि होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये आपको बखूबी पता है। अब यहां से आप लसा लेंगे इसका, आपका 6, तो कहेंगे 2 + 1 बराबर 3/6, इसका मतलब कि 1/2। 1/2 मान आया है 1/r का। मेन आपको यहां पर ध्यान देना है, ऑप्शन में आपका 2 भी दिया रहेगा, 1/2 भी दिया रहेगा, और कहीं जल्दबाजी में आप सोल्यूशन में 1/2 लगा के टिक कर दिए तो आप बहुत बड़ा गलती कर जाएंगे, क्योंकि 1/r का मान है 1/2। अब यहां से निकालेंगे तो r का मान कितना आएगा, 2 आएगा। आपको इस छोटी गलती से, जानते हैं एग्जाम जो होता है कंपटीशन वाला, उसमें बहुत छोटी छोटी गलती, मतलब आपको आता रहेगा, आप एकदम बखूबी उससे वाकिफ हैं, मगर जल्दबाजी में टाइम के चक्कर में कि टाइम खत्म होगा, ये छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो जाती है ना कि लास्ट में आप जब 1 नंबर 2 नंबर से छटते हैं तो वो बहुत ज्यादा खलता है। समझ रहे मेरी बात को। तो आपको हमेशा इन गलतियों से बचना है। किसी भी फार्मूले में कहीं पर भी आगे ये चीजें आ सकती हैं। अब वही श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा होता, अगर ये कहता कि ये प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। आप तुरंत करते 6 + 3 = 9, तब तो आंसर आपका 9 आ जाता। तो ये आपके ओम का नियम जो V बराबर IR है प्लस ये प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L। प्रतिरोधकता क्या है आपका, देखिएगा प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं, रो बराबर होता है RA/L। अब ये पूछ देता है कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करती है, लंबाई पर कैसे निर्भर करेगी, उसके बाद आपके क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करेगी। ये एक बात बताइए, ई ऊपर है ई नीचे है, कौनो तार है, जब आप उसकी लंबाई बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, जब आप उसकी लंबाई बढ़ाएंगे
तो ये बताइए प्रतिरोधकता बढ़ेगी कि घटेगी। अगर 1/2 है तो इसका मान आता है 0.5। कितना आता है? 0.5। और वहीं अगर आप 1/3 कर दें तो 0.33। यहाँ 50 था और यहाँ कितना हो गया? 33। आप नीचे वाले 2 को बढ़ा करके नीचे वाले को कितना कर दिए हैं? 3 कर दिए हैं। मतलब कि आप लंबाई को पहले 2 लिए थे, अब बाद में लंबाई को कितना ले लिए हैं? 3। जैसे आप लंबाई को 2 से 3 बढ़ाए वैसे ये मान 50 से किस पर आ गया? 33 पर आ गया। यानी कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या करती है? घटती है। अब ऊपर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कहां है? ऊपर है। अब मान लीजिए ऊपर आप 2 से गुणा किए, 2 से क्या किए? गुणा किए, तो मान आ गया 6। अब मान लीजिए जिसे 3 दिया है, मान लीजिए 3 आया है, कुल मिला के कैलकुलेशन करके 3 आया है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है। क्षेत्रफल का आप जब इसमें मान लीजिए 2 से गुणा किए तो आंसर कितना आया? 6। यदि मान लीजिए इसी में आप क्षेत्रफल को बढ़ा के 3 से गुणा किए तब कितना आया? 9। किसका मान? प्रतिरोधकता का। क्षेत्रफल 2 था तो 6 और 3 था तो 9। क्षेत्रफल जैसे बढ़ा उसके हिसाब से प्रतिरोधकता बढ़ गई। बस आपको यह जानना है कि यहां से जो फार्मूला है क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिरोधकता बढ़ती है कि घटती है, लंबाई के हिसाब से क्या करती है। ताप बढ़ने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। धातु हो चाहे मिश्र धातु हो। मिश्र धातु का आप जानते होंगे। एक चीज हम मिश्र धातु के बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे पीतल होता है, पीतल होता है तांबा, तांबा और जस्ता को मिला के बनता है। किसको मिला के? तांबा और जस्ता को। जब दो तो अलग अलग प्रकार की धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है, अब मिला करके एक नया धातु तैयार किया जाता है मजबूत, तो उसे हम, ये पीतल है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। देखिए ताप जब आप बढ़ाएंगे ना, तापमान जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो धातु और मिश्र धातु दोनों की प्रतिरोधकता बढ़ेगी। क्या करेगी? दोनों की प्रतिरोधकता बढ़ेगी, मगर धातु की प्रतिरोधकता ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि वो जो है ना शुद्ध है। वह कैसा है? शुद्ध है। और ये जो मिश्र धातु है इसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी मगर उससे थोड़ा कम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मिलावट वाला सामान हो गया। आपको अच्छे से पता है कि देसी घी और मार्केट वाले घी में अंतर क्यों बताया जाता है। मिलावट वाली चीजें होती है जो ना वो कम कामगर होती हैं, अशुद्ध चीजें जो होती है वो ज्यादा तगड़ा होती है। वही चीजें जो धातु है वो तगड़ा, उसमें प्रतिरोधकता बढ़ेगी ज्यादा स्पीड में, और आपकी मिश्र धातु में प्रतिरोधकता जो है वह बढ़ेगी मगर उससे थोड़ा आराम से बढ़ेगी। फिर आपका यह है अर्धचालक। अर्धचालकों में प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने पर घटती है। समझ रहे हैं? आपको इन तीनों फैक्ट को बढ़िया से लिख करके नोट में याद किए रहना, इनको भूलना नहीं है कि दोनों धातुओं में प्रतिरोधकता बढ़ रही है जबकि अर्धचालकों में घट रही है। ये आपके इतने कंटेंट होंगे, इसको आप अच्छे से उतार लीजिए। उसके बाद जो चीजें हैं ना लेकर के हम आते हैं, ठीक है ना। अब आगे की इन चीजों को देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना प्रश्न बहुत ज्यादा छिपे हुए हैं। जो ऐसे कंटेंट है यहाँ पर प्रश्न बहुत ज्यादा छुपे हुए हैं। ये चैप्टर हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। जो ये वैद्युत वाला चैप्टर है ना, इसकी दो वीडियो आएगी जिसमें लास्ट में हम तरंग वाली जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे थी उनको भी वहां पर शामिल कर देंगे ताकि कोई भी चीज जो है ना बचे ना। पहले हम लोग इनको पढ़ते हैं। जैसे देखिए आपकी इलेक्ट्रिक पावर है या आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, चाहे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है। समझ रहे हैं? ये 3 ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ फार्मूला बेस हैं। इनकी परिभाषा को कभी पूछेगा नहीं। भाई आप तो जानते हैं सामर्थ्य यानी कि विद्युत पावर है, पावर की बात कर रहा है, सामर्थ्य की बात कर रहा है, विद्युत से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आपको जानना कुछ कोई खास मतलब वहां से प्रश्न बनता ही नहीं है। मेन आपको P बराबर VI पता होना चाहिए। हो सकता है हाँ मात्रक, मात्रक इसका क्या होता है? वाट हो गया। फिर उसके बाद कभी कभी पूछता है मेगावाट। क्या है? मेगावाट। देखिए प्रश्न कहां से बनते हैं। वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक जो है वाट है, मेगावाट है, किलोवाट भी है, तमाम चीजें हैं। अब प्लस हार्स पावर, आप जानते होंगे 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है? 700, अभी पढ़ा चुके हैं, 746 वाट के। और 1 मेगावाट बराबर कितने वाट के होता है? आप कहेंगे 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट के। ये प्रश्न जो है ना पावर से आपको प्रश्न यहां पर मिलेंगे, परिभाषा में नहीं मिलेंगे। फार्मूला से हो सकता है सवाल पूछ दे। P बराबर VI विभवांतर है और धारा है। समझ रहे हैं? तो ये आप फार्मूला जनरली याद होगा आपको, इस पे सवाल जो आएंगे। अभी प्रैक्टिस जब हम कराएंगे ना तो वहां से ये चीजें बखूबी याद हो जाएंगी, है कि नहीं।
ये आपका जो मेगावाट है 10⁻6 वाट वाला और एक 746 वाट हार्स पावर एचपी, हार्स पावर, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट की। ये जो छोटे मोटे प्रश्न छिपे हुए हैं इस विद्युत सामर्थ्य को जब आप लिखिएगा तो उसमें लिख लीजिएगा कि इसका मात्रक क्या है, वाट है। फार्मूले को लिखने के बाद लास्ट में इसका मात्रक वाट है। एक वाट, एक मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट और उसके बाद एक हार्स पावर बराबर 746 वाट की। समझ रहे? फिर हम बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा की। अब देखिए ये एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है। एनर्जी के मात्रक को कितने मात्रक है, कैलोरी, अर्ग, किलोवाट, घंटा, तमाम ऐसे मात्रक उनको हम बहुत जगह बता चुके हैं। क्योंकि ये वैद्युत का पार्ट है तो यहाँ पर आप एक तरह से जूल लेकर के चलिएगा, फिर अर्ग है और किलोवाट घंटा है। कौन सा मात्रक है, किलोवाट घंटा। ये फार्मूला आपको हर हाल में याद होना चाहिए, वाट गुणते घंटा बटा के 1000। इसी में जानते हैं दिन से गुणा होता है, दिन से, महीना से और उसके बाद खर्चा से। किससे, खर्चा से। किसमें गुणा होता है, ऊपरा वाले में, वाट गुणते घंटा में। जैसे दे दिया, जैसे देगा कैसे, समझिएगा बात को। अगर मान लीजिए कह दिया कि एक बल्ब है, क्या है, एक बल्ब है, वह एक दिन में 10 वाट बिजली खर्च करता है। एक दिन में कितना बिजली खर्च करता है, आप कहेंगे 10 वाट खर्चा करता है। प्लस 24 घंटा में 10 वाट बिजली खर्चा किया तो किया। अब ये मान लीजिए वाट गुणते घंटा, अगर आप एक दिन लिए हैं तो घंटा लेंगे। अगर मान लीजिए दे दिया 10 दिन दे दिया। अगर मान लीजिए रोज आप अपने बल्ब को 5 घंटा जलाते हैं, जो मतलब एक दिन में आप कई घंटा जला रहे हैं, 5 घंटा। समझ रहे हैं? तो आपका जो समय है वह कितना घंटा होगा, 5 घंटा। एक दिन में आप बल्ब को 5 घंटा जला रहे हैं, वह बल्ब कितने वाट का, आपके रूम में एलईडी कितने वाट, सीएफएल कितने वाट का लगा है, 10 वाट का लगा है। और रोज रात में आप पढ़ते टाइम उसको 5 घंटा जला रहे हैं। अब आपको कह दिया कि 10 दिन में बताइए कुल कितना विद्युत आप खर्च किए। पैसा ऐसे ही निकलता है, जो मीटर लगा रहता है, जो मीटर लगा रहता है तो लास्ट में आप देखते हैं खर्चा आता है। यह खर्चवा है। सरकार बांध देते कि 1 यूनिट का खर्चा मान लीजिए कितना है, 10 रुपया है। सरकार बांध दी कि 1 यूनिट का खर्चा 10 रुपया है, तो इतना यूनिट का खर्चा बताइए कितना होगा, कितने यूनिट का, इतने यूनिट का। तो जितना यूनिट आएगा उसमें 1 यूनिट के खर्चवा का गुणा कर देंगे तो लास्ट में आपका कुल खर्चा या विद्युत ऊर्जा आप कितने व्यय किए, पूरी विद्युत ऊर्जा निकल जाएगी। नीचे आपको 1000 से भाग देना है, इसको नहीं भूलना है, नीचे 1000 से भाग देना है। अब इसको नॉर्मल बस ऐसे बता दिए कि किलोवाट घंटा इसका मात्रक है, अर्ग है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये चीजें आपको बखूबी पता होनी चाहिए। तो इनको आप याद रखे रहिएगा और प्रैक्टिस सेट में इन पे सवालें लगाई जाएंगी, जम के लगाई जाएंगे ताकि आपको खर्चा निकालने आ जाए। एग्जाम में प्रश्न बाई चांस आ गए तो यहाँ से हो सकता है फार्मूला दे दे, नीचे कहीं 1000 को गायब करके 100 कर दे, कहीं ऊपर हो सकता है वाट के बजाय किलोवाट कर दे। समझ रहे हैं? एक चीज और है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणते 10⁻6 जूल। कुछ याद आया? पिछले चैप्टर में आपको मतलब कुछ कोई चैप्टर था जिसमें मापन उपन का था, मात्रक उतरक वाला, उसमें भी बताए थे। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल है। अब इनमें संबंध पूछ दिया, हो सकता है यहां से दशमलव हटा के इधर खसका के पावर बढ़ा दे। समझ रहे हैं? पावर के साथ खिलवाड़ कर सकता है। मुख्य रूप से अगर आपको इतना पता है 4 ऑप्शन बनेंगे। कहीं दे देगा 36 गुणे 10⁻7 जूल, ऐसे दे दिया 3.6 गुणे 10⁻7, फिर दे दिया 36 गुणे 10⁻7, ऐसे मतलब कोई इसी को ऑप्शनल बना देगा। तो आप जब जानते रहेंगे कि 3.6 10⁻6 क्या है, आपका जूल है। समझ रहे हैं? तो ये आप हार्स पावर और किलोवाट घंटा, अर्ग, इन सबको जैसे जैसे हम मुंह से बोलते गए ना वैसे आप लिख करके नोट बना लीजिए, ताकि आपको जो एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए या जब हम न्यूमेरिकल लगवाए उस टाइम रिवीजन करने के लिए बहुत मजा आएगा आपको। समझ रहे हैं? फिर ये आपका उसमें प्रवाह जो है ये आपका H बराबर I² RT। ये नॉर्मल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, H बराबर I² RT। समझ रहे हैं? इसको कई प्रकार से जैसे होता है ना, V² बटा के R इंटू टी कर दिया, इसी को मतलब कई प्रकार से डिवाइड कर देगा। V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है।
हो सकता है V बराबर आई आर, तो आई की जगह V बटा के आर रख दे, इसके साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो आपको जब ये सूत्र पता रहेगा, ये सूत्र पता रहेगा, तब ना उनके साथ आप भी खिलवाड़ करेंगे। समझ रहे हैं? फार्मूला बेस है जो कि लगभग न्यूमेरिकल जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, फ्यूज। जो ये फ्यूज लगा रहता है किसी भी बोर्ड में, आप अगर बैठ के पढ़ रहे हैं तो बोर्डवा में देखिएगा एक तो लाल सुई लगा होगा, फ्यूज लगा होगा, और फ्यूज लुप कर रहा होगा, वो फ्यूज है। और उसके बाद आपके रूम में विद्युत बल्ब भी लगा होगा, एलईडी हो गया, एलईडी के साथ साथ मान लीजिए आपका सीएफएल उफल है, तमाम चीजें हैं। विद्युत बल्ब अलग है, सीएफएल और एलईडी ये दोनों अलग है, तीनों मतलब अलग अलग चीजें हैं। इनमें क्या चीजें होती हैं? अगर बाई चांस यहां से प्रश्न बना दिया, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर वाले आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाई चांस यहां से प्रश्न बना दिया कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, देखेंगे तो ऐसे लगा रहता है, ऐसे लटका रहेगा, ये मतलब कि मान लीजिए ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे, नीचवा देखेंगे बल्बवा में तो लटका रहता है ऐसे, पहले ललका वाले में तो ये साफ दिखता था, सीएफएल में होता है अलग, थोड़ा मेटल टाइप का होता है, उतना दिखता नहीं, सीएफएल में तो दिखेगा नहीं अंदर का चीज, आप जानते हैं जब तोड़ेंगे उसको तो थोड़ा सा दिखेगा। तो बात है कि ये जो आपका विद्युत बल्ब है, ये जो तंतु बना रहता है जालीदार टाइप का, जो कि पहले आता था ललका बल्बवा जो आता था ना, तो उसका टूट के गिर जाता था, तो ये तंतु जो है ना टंगस्टन का बना होता है। अभी देखिए इतना लोअर करके हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इन सब चीजों का बखूबी जानते हैं। टंगस्टन का बना होता है जो कि निर्वात में रखा जाता है, यानी कि उस बल्ब में अगर हवा किसी तरीके से पहुंच गई, जो बल्ब पैक है वो निर्वात में बनाया जाता है, अब बाई चांस उसमें किसी प्रकार से हवा पहुंच गई तो तुरंत फ्यूज हो जाएगा। क्या करेगा? तुरंत फ्यूज हो जाएगा। अगर कहीं से बाई चांस उसमें पानी चला गया, पानी में ऑक्सीजन होता है, पानी में ऑक्सीजन आप जानते हैं ना H2O, पानी में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से इसको बचाना है। हवा क्या है? ऑक्सीजन है, नाक बंद कर लेंगे हवा नहीं जाएगी, मर गए, काम खत्म। तो हवा ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन होता है। तो मुख्य रूप से बल्ब को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन से बचाया जाता है। फ्यूज के बारे में आपको सबसे बड़ी चीज जानते हैं, क्या जानना है? प्रतिरोध और गलनांक, हाई लो, गलनांक ऊंचा होगा कि प्रतिरोध ऊंचा होगा। आप इसको याद करते हैं तो भूल जाते हैं। फ्यूज का गलनांक हाई होता है कि प्रतिरोध हाई होता है। इसको जब ये चार प्रकार से बनाएगा, हाई हाई लो 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 हाई हाई लो, तो बाई चांस भूलने का चांस रहता है। प्रतिरोध के जो है ना, इसका तार एकदम पतला तार होता है, जो बोर्ड में लगा रहता है एकदम पतला तार रहता है। जैसे ही अगर किसी को लाइन करंट पकड़ ले, किसी को करंट पकड़ ले तो उसका फ्यूजवा ना जल जाता है, तरवा टूट के गिर जाएगा, उस बोर्ड में से लाइनें खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब आप समझे, उसका गलनांक बहुत कम रहता है। गलनांक इसका कैसा रहता है? बहुत कम रहता है। जो हीटर उटर हम लोग आगे तापते हैं, हीटर से जो हम लोग खाना बनाते हैं, हीटर वाला जो रहता है, उसका गलनांक इतना ज्यादा रहता है ना, इतना ज्यादा रहता है कि आप उसको खूब करंट दीजिए वो टूटबे नहीं करेगा, वो गलेगा ही नहीं। क्या करेगा? गलेगा ही नहीं, वो नहीं गलेगा, क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। एकदम पतला तार तनके से अगर करंट हाई हुई तो गल के टूट करके मतलब गिर जाएगा। तो इसका मतलब कि फ्यूज का गलनांक क्या होता है? आप कहेंगे बहुत ही कम होता है। फ्यूज का गलनांक बहुत ही कम है, मगर प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या करता है? बहुत ऊंचा होता है। बाई चांस आप चार्जर लगा करके मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, किसी प्रकार से आपको लाइन पकड़ ली, किसी प्रकार से आपको करंट पकड़ ली, तो करंट जब आती है तो बहुत तेजी से आने लगती है चार्जर में, करंट विद्युत धारा बहुत तेजी से आने लगेगी। अब वो तेजी से आएगी ना, तो उसको बहुत ही कोशिश करता है रोकने का। ये जो फ्यूज लगा रहता है बहुत कोशिश करेगा उसको रोकने का, उससे खूब जम करके लड़ता है। धारा को कौन रोकता है? प्रतिरोध रोकता है। प्रतिरोध जितना अधिक रहेगा, धारा को उतना अधिक तरीके से रोकेगा, उतना कोशिश करेगा कि उसको हम रोके रहें। तो इसका मतलब कि इस फ्यूज का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है कि बाई चांस आपको करंट पकड़ ली तो वह धारा को अधिक से अधिक रोक सके। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो आपके फ्यूज का गलनांक बहुत कम हो गया और प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो गया। फिर बात आती है कि ये जो प्रतिरोध है, ये जो आपका फ्यूज है, जो फ्यूज है इसका जो बना रहता है, ये किस चीज का बना होता है? फ्यूजवा तो टीना का मिश्र धातु है, सीसा और टीन की मिश्र धातु।
जैसे कभी कभी आप लोग देखेंगे ना, तो जो ये आपका इन्वर्टर वाली बैटरी का जो मशीन होती है, उसमें भी लगा होता है, शीशे का बना रहेगा, पीछे लगा रहता है। आप लोग कभी देखे होंगे इन्वर्टर वाले में ना, पीछे लगा रहता है उसकी मशीन में, एकदम मतलब शीशे का पैक रहेगा और उसके अंदर एकदम पतला तार रहता है। ये शायद बहुत कम लोग देखे होंगे जिनके घर इन्वर्टर होगा, या जो इन्वर्टर को कभी उस फ्यूज को निकाल करके बदले होंगे, वो जानते होंगे। ऐसे बेलनाकार वो फ्यूज होता है। इन्वर्टर वाला जो रहता है ना, एकदम ऐसे मतलब बेलनाकार रहता है, और इसी के अंदर एकदम महीन सा पतला तार लगा रहता है। ये फ्यूज अक्सर क्या करता है कि जब भी इन्वर्टर पे ज्यादा फर्क पड़ता है तो ये फ्यूज, अरे अपने माई का चोदम का आएंगे तो जो एक बार लेके ये जो फ्यूज है ना, इसके अंदर पतला महीन सा तार लगा रहता है, ये शीशे का रहता है। और जैसे ही कभी इन्वर्टर पर बहुत ज्यादा मतलब हाई वोल्टेज हो गया तो इन्वर्टर पे बल्ब जाएगा, इन्वर्टर बढ़ जाता है तो उसकी प्लेट टेढ़ी हो जाती है, तमाम चीजें होती हैं। उसके पहले ही ये फ्यूज क्या करता है, फ्यूज हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? मतलब इसके तार जो है टूट करके गिर जाते हैं। तो ये आपका शीशा और टीन का बना होता है। यहां से प्रश्न बनने के चांस है कि यह शीशा और टीन की बनी एक मिश्र धातु है। आपको अब ये बात याद रखनी है कि यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा कि समांतर क्रम में। फ्यूज को मकान में, घर में, इन्वर्टर में, कहीं पर भी श्रेणी क्रम में जोड़ना बेहतर है कि समांतर क्रम में जोड़ना बेहतर है? आप अपने दिमाग से सोच करके बताइए। अगर विद्युत का चैप्टर पढ़े हैं, घरों में लाइन समांतर क्रम में आती है, वो तो बात सही है, मगर ये जो फ्यूज हर बोर्ड में लगा रहता है, हर जगह जहां जहां फ्यूज का प्रयोग किया जाता है विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए, ये फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, ऐसे मान लीजिए पतला तार है। अब यहां पर ये अगर आप एक ही तार में कई जगह प्रतिरोध, मतलब कि ये R1 हो गया, ये आपका R2 है, ये क्या है, R3 है, तीनों ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब सीरीज जिसको हम बोलते हैं, पैरेलल का मतलब समांतर क्रम होता है और सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम। और एक मान लीजिए आप ना ऐसे ले जाके आप यहां पर जुड़े हैं, जैसा समझिएगा मेरी बात को, इधर ले गए, फिर ये हो गया। अब ये आपका प्रतिरोध, एक प्रतिरोध यहां जुड़े हैं और दूसरा लेकर के आए आप यहां जुड़े हैं, ये आपका है समांतर क्रम। यहां से आप धारा भेज रहे हैं, देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, आप इधर से धारा भेज दिए और एक धारा आप यहां से भेज दिए। बाई चांस मान लीजिए आप कहीं पर एक जगह फ्यूज लगा दिए, क्या कर दिए, फ्यूज लगा दिए। मान लीजिए आप R2 के साथ फ्यूज लगा दिए और यहां कोई व्यक्ति है जिसको कि करंट पकड़ ले, यहां पर कोई आदमी उसको लाइन पकड़ ले, फ्यूज आप यहां पर लगाए हैं, तो जानते हैं क्या होगा, सिर्फ यहां ये जो आपका प्रतिरोध है यही विद्युत धारा को रोक पाएगा, क्योंकि जो धारा आती है वह 3 मार्गों में बंट चुकी है। विद्युत धारा जो आ रही थी वह ऊपर वाले तार में भी जा रही है, बीच वाले तार में भी जा रही है और नीचे वाले में भी जा रही है। अब फ्यूज आप सिर्फ किसी एक तार में लगाए हैं, तो जब भी अगर करंट इस आदमी को पकड़ेगी तो ये जो जिसमें फ्यूज लगा है वही उस तार से धारा जाने को रोक पाएगा। ये फ्यूज का तार टूट जाएगा तो इसमें से धारा जाना बंद हो जाएगी, मगर ऊपर से पहुंच जाएगी और नीचे से भी पहुंच जाएगी। इसका मतलब आप समझे, समांतर क्रम में यदि आप फ्यूज जोड़ दिए गलती से, तब भी आदमी का मरना तय है, उसको लाइन का मारना तय है, करंट उसको तब भी मार देगी, पकड़ लेगी। कब? जब आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जबकि श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, आप चाहे ऐजा फ्यूज लगाइए, चाहे इधर लगाइए, चाहे इधर लगाइए, कहीं पर भी फ्यूज लगाएंगे वहां से कनेक्शन टूट जाएगा। आप 1000 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, मगर बीच में कहीं एक जगह प्रतिरोध लगा दिए ना, जहां लगाएंगे वहीं से कनेक्शन टूट जाएगा, उसके आगे बिजली नहीं जा पाएगी, धारा, विद्युत धारा। तो श्रेणी क्रम में फ्यूज को जोड़ा जाता है ताकि एक बार अगर फ्यूज जल गया तो पूरी करंट खत्म हो जाए। समझे मेरी बात को आप? अब देखिए, आपका विद्युत बल्ब है, ये क्या होता है, नॉर्मल इसको आप कई बार 9, 10, 11 से लेकर के मतलब कि आप पॉलिटेक्निक किए हो, बीटेक किए हो, हर जगह पढ़ चुके हैं। ये टंगस्टन का बना होता है, इसमें जो तंतु होता है टंगस्टन का होता है और इसका जो गलनांक है ज्यादा होता है। बताइए बल्ब का गलनांक ज्यादा क्यों रखा गया है? रीजन इसका है, विद्युत धारा बल्ब में आई, विद्युत धारा बल्ब में आ रही है। अब अगर विद्युत धारा आई तो थोड़ा सा जलना शुरू हुआ, तब क्या हुआ कि टंगस्टन में टूट गया। जैसा जलने की कोशिश किया टंगस्टन टूट गया, तो बता तंतु जो उसका टंगस्टन का बना हुआ है, तो क्या बताइए वो जल पाएगा? नहीं जल पाएगा।
इसी वजह से इसका गलनांक इतना हाई रखा जाता है ना कि कितनों विद्युत धारा उसमें पहुंच जाए, ये गलबे न करे, तब तक न गले जब तक कि वो बढ़िया से जल करके प्रकाश न देने लगे। इसलिए आपके विद्युत बल्ब का गलनांक बहुत ही ज्यादा रखा जाता है। और ये बताएं आपको कि इसमें कुछ अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। अब ये आर्गन है कि नियान है कि जिनान है, क्या है, अगर आप याद किए होंगे तो बढ़िया, बाकी आप खोज के यहाँ पर आप खुद से क्लियर करेंगे कि इसमें आर्गन के साथ नाइट्रोजन भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है, आपको वो जानना है। फिर हम बात करते हैं जो हीटर है। हीटर में चाहे रूम हीटर में मतलब जो हीटर है इसमें जो तार लगा रहता है, जालीदार तार, हीटर में देखेंगे तो एक तार की जाल बिछी रहती है, यह नाइक्रोम की बनी होती है। जैसे आपका बल्ब वाला टंगस्टन का बना है, बल्ब वाला टंगस्टन का और हीटर वाला नाइक्रोम का। गीजर उजर जो रहता है घरों में, आजकल गीजर लगते हैं, एक पानी गर्म करने वाला राड होता है, उस राड में भी नाइक्रोम लगा रहता है, समझ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सीएफएल और एलईडी, ये दोनों क्या है, सीएफएल और एलईडी। अब देखिए बात करिए आप सीएफएल की या ट्यूबलाइट की, दोनों तो एक ही है, एक बाप है दूसरा बेटा है। सीएफएल छोटा सा हो गया, ट्यूबलाइट लंबा सा बड़ा सा हो गया, दोनों मतलब ये बड़ा वाला बाप है, ये छोटा है। सीएफएल ट्यूबलाइट एक ही होते हैं, उनका एक ही गुण है, उनमें एक ही प्रकार की गैसें भरी जाती हैं और दोनों का एक ही काम है। मगर साथ में आपको पारे की वाष्प, सीएफएल और एलईडी में क्या भरी जाती है, पारे की वाष्प। अब इस पारे की वाष्प के साथ साथ भाई हवा से बचाना है, इसको निर्वात देना है। अगर वहां वायु पहुंची तो सीएफएल और आपका जो ट्यूबलाइट है दोनों जल जाएगा, उससे बचाना है तो पारे की वाष्प के साथ साथ आपको जिनन है, आर्गन है और उसके बाद नियान, ये अक्रिय गैसों को भरना पड़ेगा। आर्गन, जिनन और नियान है, इन गैसों को पारे की वाष्प के साथ देखते हैं ना। जब आप ट्यूबलाइट को कभी किसी वीडियो में देखे होंगे, किसी वीडियो में आप देखे होंगे जो सर पे सब फोड़ते हैं शादी में या किसी त्योहार पे शो पे, तो जब फोड़ते हैं तो एक धुआं जैसा, सफेद धुआं जैसा उठता है। जब ट्यूबलाइट को आप फोड़ेंगे ना तो उसमें से सफेद धुआं जैसा फैल जाता है, वही आपकी क्या होती है, पारे की वाष्प होती है। क्योंकि वो बड़ा सा लंबा सा रहता है तो उसमें इतना ज्यादा भरी जाती है ना कि दिखती है, जबकि एक छोटा सा जो सीएफएल है उसमें बहुत हल्का फुल्का रहती है, वो दिखती नहीं है, मगर फोड़ेंगे तो हल्का सा उसका एक झाग टाइप का बना रहता है, वो नजर आता है। अब देखिए बात करते हैं एलईडी की। एलईडी में जो है ना पीएन संधि डायोड होता है। आपको ये प्रश्न बन सकता है कि एलईडी में जो डायोड जोड़ा जाता है उसमें कौन सी संधि के हिसाब से, पीएन, एनपीएन, एनपी, पीएनपी, कौन सा संधि डायोड होता है, किसकी बात कर रहे हैं, एलईडी की। और आप जानते हैं कि डायोड में हमेशा अर्धचालक होते हैं। अगर फिजिक्स का डायोड वाला आप चैप्टर पढ़े होंगे, पीएन संधि डायोड, एनपीएन, पीएनपी, एनपी, तो उसमें हमेशा क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। इसका मतलब कि आपकी जो एलईडी बनी रहती है, एलईडी एक अर्धचालक पदार्थ की बनी होती है जो कि पीएन संधि डायोड पर आधारित होती है। सीएफएल को आप बखूबी समझ गए हैं, रूम हीटर क्या था, विद्युत बल्ब में टंगस्टन वाली चीजों को आप पढ़ चुके हैं। बाकी आप फ्यूज के बारे में जान लिए कि इसका गलनांक बहुत कम क्यों रखा जाता है और प्रतिरोध बहुत ज्यादा क्यों रखा जाता है, ताकि हमको बचा सके। ये चैप्टर का पहला पार्ट खत्म हो गया, इसके बाद लास्ट पार्ट एक और आएगा, तब जाकर के आपका विद्युत वाला जो चैप्टर है ना पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसका बढ़िया से नोट्स उतार लीजिएगा। दिल को करार